Hello everyone, this is Ved. I hope you guys are doing great. So guys, I am your physics teacher. You can attend my lectures on Unacademy app as well as on YouTube. So guys, इस चैनल की जो हम बात कर रहे हैं अनरेवल नीट, तो बेसिकली ये चैनल आपके प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे जो काफी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। और आपको भी पता है कि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए बगैर आप नीट का एग्जाम तो देने वाले हैं नहीं, तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो और साथ के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो और इस चैनल के लिंक को भी आप शेयर कर सकते हैं। सो गाइज, आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन या तो आप प्लस का ले सकते हैं या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में थोड़े फीचर्स जो होते हैं आपके प्लस से ज्यादा होते हैं। आइकॉनिक में एक आपको मेंटर भी मिलता है जो प्रॉपरली आपको गाइड करता है और आपकी जो नीट की जो जर्नी है उसमें आपकी वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो उसके अलावा आप यहां पे देख सकते हैं प्रॉपरली मैंने यहां पे प्लस का और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्लान मेंशन कर दिया है। तो आपको जिस भी प्लान को लेना है आप ले सकते हैं। साथ के साथ आप इस कोड वेद को यूज कर सकते हैं टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं। तो गाइज, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए ब्लॉक ऑफ मास m is suspended by a long wire of length l, the length of the wire becomes l plus small l. The elastic potential energy stored in the extended wire. तो गाइज डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो किसी वायर को स्ट्रेच करने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ता है, 1/2 f इंटू चेंज इन लेंथ। जितना भी लेंथ आपने उसका स्ट्रेच करके फोर्स एक्सर्ट करके उसका चेंज किया होगा, अब ये जो वर्क डन आप करते हो यही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो 1/2 f इंटू डेल एल। तो ये बताओ कितना फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? ये जो मास m है इसके वेट की वजह से फोर्स लग रहा है। तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, 1/2 इसका वेट कितना होगा mg, और चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है, इनिशियल लेंथ इस कैपिटल L था, अब कितना हो गया कैपिटल L प्लस स्मॉल l। तो स्मॉल l इज व्हाट, चेंज इन लेंथ। So 1/2 mgl. So correct answer here is option C. So guys, सेकंड क्वेश्चन है आज का हमारा, ये VCM का है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। इसमें आपको दिया है a mass m is attached to a thin wire and moving in a vertical circle. The wire is most likely to break. तो आपको ये पूछा है कि जो वायर है उसके ब्रेक होने के चांसेस किस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, लोएस्ट पॉइंट पे या फिर किसी एंगल 60 डिग्री पे, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप ये खुद बताओ कि आपको पता है कि वायर तभी ब्रेक होगा जब स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हमें बस ये फाइंड आउट करना है कि स्ट्रिंग में टेंशन किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। तो लोएस्ट पॉइंट पे जरा चेक करते हैं। ठीक है, हमें लोएस्ट पॉइंट पे देख लेते हैं और हाईएस्ट पॉइंट पे देख लेते हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। तो लोएस्ट पॉइंट पे देखना है तो आप ये बताओ, बाहर की तरफ एक क्या लगा दूं, वेट इसका नीचे की तरफ mg, और आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा mv²/r। मान लेते हैं यहाँ पे स्पीड इसकी v है और टेंशन स्ट्रिंग में इस डायरेक्शन में लगेगा। अब ये जो t है किसको बैलेंस कर रहा होगा, दैट इज बैलेंसिंग हियर mg प्लस mv²/r। तो मतलब लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन हमारा इतना होगा। अब जरा टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखते हैं, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे नीचे की तरफ क्या होगा, नीचे की तरफ mg होगा। ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पे स्पीड v' मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, टेंशन, और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा लेते हैं mv²/r। अब यहाँ पे T प्लस mg जो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। तो ये खुद बताओ, ये जो T की वैल्यू है लोएस्ट पॉइंट के कंपैरिजन में बहुत कम है। ये देखो, मतलब लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो मतलब स्ट्रिंग के ब्रेक होने के चांसेस कब है, जब पार्टिकल हमारा लोएस्ट पॉइंट पे होगा, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन स्ट्रिंग में मैक्सिमम होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, द मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। सो गाइस, थर्ड क्वेश्चन है हमारा मैग्नेटिज्म चैप्टर से। यहाँ पे एक आपको आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है एंड अल्फा पार्टिकल विद सेम मोमेंटा। तो मतलब दोनों का मोमेंटम सेम है। एंटर्स परपेंडिकुलर टू ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। दोनों मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में बेसिकली एंटर कर रहे हैं, दोनों का मोमेंटम आपको सेम दिया हुआ है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई फॉर देयर पाथ। तो दोनों का रेडियस का रेशियो फाइंड आउट करना है। यार आप लोगों ने पढ़ा कि कभी भी कोई मैग्नेटिक फील्ड में अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर चार्ज पार्टिकल हमारा एंटर कर रहा है तो वो उसको सर्कुलर पाथ में मूव कराता है। ठीक है, तो जब ये दोनों पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो खुद बताओ किस में मूव करेंगे, सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे और उनके रेडियस का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है।
तो रेडियस का रिजल्ट आपको ध्यान होना चाहिए कितना होता है, mv अपॉन bq, यही होता है ना रेडियस। सो r इज इक्वल टू mv क्या है, मोमेंटम, तो दोनों के लिए मोमेंटम सेम है, तो उसको मैं p से रिप्लेस कर देता हूं, तो p अपॉन bq, ठीक है, p अपॉन bq। वन मोर थिंग गाइज, वी नो दैट मोमेंटम दोनों का सेम है, दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो जो रेडियस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, दैट रेडियस इज बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द चार्ज ऑफ द पार्टिकल। सो क्या मैं इसको लिख दूं कि r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q, दैट्स इट। अब हमें रेशियो निकालना है, तो यहां पे हमें चाहिए RH अपॉन R अल्फा की वैल्यू, तो RH है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऊपर क्या हो जाएगा Q अल्फा अपॉन QH, मतलब अल्फा पार्टिकल का चार्ज डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का चार्ज। अब आप खुद बताओ अल्फा पार्टिकल के अंदर कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका जो चार्ज होगा वो कितना, 2e लिख देते हैं, और इसके अंदर हाइड्रोजन में e, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना आ गया 2:1, तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या आएगा, ऑप्शन 1 होगा आपका। सो गाइज हमारा कॉलिजन का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बॉडी ए ऑफ मास 4m मूविंग विद स्पीड u कोलाइड्स विद अनदर बॉडी b ऑफ मास 2m, ओके, एंड दैट इज एट रेस्ट, मतलब एक पार्टिकल है हमारा, ठीक है, किसी b पार्टिकल से कोलाइड कर रहा है जो कि रेस्ट में था, ओके। द कॉलिजन इज हेड ऑन, एंड गाइज ये कॉलिजन का नेचर कैसा, इलास्टिक दिया हुआ है। सो वी हैव टू फाइंड आउट आफ्टर द कॉलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए, तो जो ए वाला बॉडी था कॉलिजन के बाद कितना फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसका लॉस होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो गाइज एक तो प्रॉपर पूरा आप इक्वेशंस वगैरह निकाल के फिर रिजल्ट डिराइव करके फिर निकालो, या फिर डायरेक्ट इसका रिजल्ट होता है डेल्टा के डिवाइडेड बाय के, ये कितना होता है, ये होता है 4m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, ये होगा आपका कि कितना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी आपका पार्टिकल ए का लॉस होगा, ओके। बस यहां डेटा पुट कर देते हैं, तो 4m1 कितना दिया हमारा 4m, दूसरे वाले पार्टिकल का मास कितना है 2m, डिवाइडेड बाय क्या होगा 4m प्लस 2m होल स्क्वायर, तो ऊपर हो गया कितना, ऊपर हो जाएगा 32m स्क्वायर, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 36m स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 8 डिवाइडेड बाय 9, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हियर। सो गाइज हमारा ये क्वेश्चन है YDSC का, मतलब रे ऑप्टिक्स का हमारा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, रे बोलो वेव बोलो। इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन लाइट ऑफ वेव लेंथ 400 नैनोमीटर वाज यूज्ड, द एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट मिनिमा फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे वाज फाउंड टू बी दिस, मतलब क्या दिया है कि गाइज YDSC का सेटअप से, ठीक है, सेटअप दिया हुआ है। अब जैसे कि आपको पता है यार, वेव ऑप्टिक्स से अगर कोई क्वेश्चन उठाता है तो YDSC का ही उठाता है, तो यहाँ पे भी YDSC का ही क्वेश्चन है। तो जो स्लिट है और जो स्क्रीन है दोनों के बीच का गैप कितना है 1 मीटर, कितना वेवलेंथ लाइट वहां पे आ रहा है 400 नैनोमीटर का, और गाइज जो वहां पे आपका एंगुलर विड्थ है वो कितना दे रहा है 0.2 डिग्री, किसका है, ये मिनिमा का है, फर्स्ट मिनिमा का है, तो इसको थीटा नॉट लिख देते हैं, कितना दिया है 0.2 डिग्री। और अगर आपको ध्यान हो कि एंगुलर विड्थ होता कितना है, दैट इज बीटा बाय कैपिटल डी, बीटा क्या होता है हमारा फ्रिंज विड्थ होता है, ठीक है, ये क्या हमारा, इसको लिख देते हैं, ये हमारा फ्रिंज विड्थ होगा यहाँ पे, ठीक है, फ्रिंज विड्थ, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन, ठीक है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो गैप होता है वो कैपिटल डी होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट मिनिमा इफ द इंटायर एक्सपेरिमेंटल apparatus इज इमर्ज्ड इन वाटर। तो यार आपने डेफिनेटली आपके नोट्स में होगा कि कभी भी YDSC के सेटअप को अगर हम वाटर में इमर्ज कर देते हैं तो जो हमारा फ्रिंज विड्थ है वो क्या हो जाता है, हमारा जो फ्रिंज विड्थ जो बीटा डैश है दैट इज इक्वल टू बीटा बाय म्यू, जितना फ्रिंज विड्थ तो पहले था उसका 1 बाय म्यू टाइम्स हो जाता है, तो पहले फ्रिंज विड्थ कितना था बीटा, अब वो क्या हो जाएगा बीटा बाय म्यू, बाकी सारा का सारा जो डेटा है सेम रहेगा, जैसे कैपिटल डी हो गया डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, स्मॉल डी हो गया, सारा सेम रहेगा। तो यानी कि अब अगर आपसे पूछेगा कि आपका जो न्यू एंगुलर विड्थ क्या होगा सेम फर्स्ट मिनिमा का, तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम लिख देते हैं थीटा डैश, क्या होगा वो बीटा डैश डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, क्योंकि अब आपका फ्रिंज विड्थ कुछ और हो गया लेकिन कैपिटल डी की वैल्यू तो सेम रहेगी। अब बीटा डैश क्या हो जाता है बीटा बाय म्यू, तो अब अगर आप इससे कंपेयर करोगे, सो वी आर गेटिंग हियर थीटा नॉट डिवाइडेड बाय म्यू, मतलब जैसे फ्रिंज विड्थ आपका बीटा बाय म्यू हो जाता है, सिमिलरली आपका एंगुलर विड्थ भी क्या हो जाएगा थीटा नॉट डिवाइडेड बाय म्यू हो जाएगा। अब डेटा पुट करो, थीटा नॉट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, दैट इज 0.2, और म्यू जो हमारा दिया है वो कितना दिया है 4/3 दिया है, तो कितना हो गया ये 0.6 डिवाइडेड बाय 4, आई थिंक विल गेट हियर 0.15, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 0.15 डिग्री। सो गाइज ये हमारा क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर से है,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड। तो ये आपने एसी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है, ईएमआई में भी आप इसको देखते हो। तो गाइज आपने पढ़ा होगा एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट। तो एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट में आपने देखा होगा कि भाई एडी करंट का यूज हम इंडक्शन फर्नेस में यूज करते हैं, हम मैग्नेटिक ब्रेकिंग में भी एडी करंट का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी यूज करते हैं। बट गाइज इलेक्ट्रिक हीटर में एडी करंट का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना था ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसके अंदर एडी करंट इफेक्ट नहीं यूज होता है। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट हियर, ऑप्शन डी। सो गाइज ये क्वेश्चन हमारा फ्लूइड चैप्टर का है। तो इसमें देखते हैं हमसे क्या पूछा है। A soap bubble having radii 1 mm is blown from a detergent solution, ठीक है, having a surface tension. The pressure inside the bubble equals at a point Z naught below the free surface of water in a container. मतलब क्या बोल रहा है कि जो हमारा बबल है उसके अंदर का जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू प्रेशर एट ए डेप्थ Z नॉट बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। मतलब वाटर के सरफेस से अगर हम Z नॉट डेप्थ पे जा रहे हैं तो वहां पे जो प्रेशर है और जो हमारा बबल है उसके अंदर का जो प्रेशर है वो सेम है। तो ये बोल रहा है कि भाई जेड की वैल्यू बता दो क्या होगा, जेड नॉट की वैल्यू। तो सबसे पहले आप बताओ कि बबल्स की बात करें तो बबल के अंदर कितना एक्सेस प्रेशर होता है, वो होता है आपका 4T डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। अब एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या, अंदर का प्रेशर और बाहर के प्रेशर में जो डिफरेंस होता है दैट इज एक्सेस प्रेशर। तो मतलब अंदर का प्रेशर पीआई, बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, दैट इज इक्वल्स टू 4T बाय आर। इसका मतलब बबल के अंदर का जो प्रेशर होता है वो होता है पी नॉट प्लस 4T डिवाइडेड बाय आर, ठीक है भाई, इतना होगा। अब हम आगे की बात करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि भाई अगर लिक्विड का सरफेस सी है, इससे जेड नॉट डेप्थ पे हमें जाना है, ठीक है। कितने डेप्थ पे चले गए, जेड नॉट डेप्थ पे हम चलते हैं। यहां पे जो भी प्रेशर होगा दैट इज इक्वल टू दिस वन। तो यार आप बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, एच डेप्थ पे प्रेशर कितना होता है, पी नॉट प्लस रो जी एच हो जाएगा। तो यहां पे जो हमारा प्रेशर होगा पी नॉट प्लस रो जी जेड नॉट होगा। बस अब इन दोनों को हमें क्या करना, इक्वेट करना है। लेट्स से ये हमारी इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेट कर देते हैं दोनों को। तो कितना आएगा, पी नॉट प्लस 4T डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी जेड नॉट। तो यहां पे हमारा ये पी नॉट कैंसिल हो जाएगा। अब यार जेड नॉट की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है मैं, तो कितना हो गया 4T अपॉन रो आर जी। अब देखो आपको सरफेस टेंशन की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे आपको वाटर की डेंसिटी पता होनी चाहिए। हालांकि क्वेश्चन में गिवन है 1000 kg पर मीटर क्यूब। आपको कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ बबल। बबल का रेडियस कितना दिया है, 1 mm में दिया है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। और जी, तो जब सारा डेटा पुट कर दोगे और सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो गाइज ये क्वेश्चन है आपका, विच कलर ऑफ द लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, बट पूछ लिया है। तो आपको पता है क्या होगा, रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है सबसे ज्यादा होता है। अगर इसको ऐसे लिखिए VIBGYOR, तो इस डायरेक्शन में आपका जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। मैक्सिमम रेड लाइट का होता है, मिनिमम आपका वॉयलेट का होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 1 होगा। गाइस यहाँ पे एक आपको दिया है, ए डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड मास 100 kg रोल्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, इट्स सेंटर ऑफ मास हैज ए स्पीड ऑफ दिस। उसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड आपको गिवन है। हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप इट। तो भाई उसको रोकने के लिए कितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा ये पूछा है। तो यार हमें पता है कोई चीज अगर मोशन में है और वहां पे और कुछ बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो सिंपली आप लिख सकते हो ना कि भाई जो भी वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनली जब वो रुक जाएगा तो यार फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो उसकी 0 होने वाली, ठीक है। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अब वो आपका रोल करते हुए जा रहा है, ठीक है, रोल करते हुए जा रहा है तो क्या होगा, उसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो 1/2 mv² प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारा डिस्क का है कितना होगा, mr²/2, और रोल कर रहा है। तो भाई जब तक वो खुद से नहीं बोलेगा कि भाई स्लिपिंग हो रही है तो हम तो मान के चलेंगे प्योर रोलिंग हो रहा है। अब प्योर रोलिंग में v की वैल्यू ओमेगा आर के बराबर होती है। तो ओमेगा क्या होगा, क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे v²/r² के बराबर होगा। तो r² कैंसिल, तो कितना आ गया, ये आ गया 1/2 mv²। ये हो गया हमारा 1/4 mv²। इसको फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना 4, ये हो जाएगा आपका mv² और ये 2 mv² और ये आपका mv²। तो कितना आ रहा है 3/4 mv²। बस अब डेटा पुट करके आंसर निकालना है। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होगा, k फाइनल माइनस k इनिशियल। तो फाइनल 0 है, इनिशियल कितना है 3/4 mv², ठीक है।
हालांकि मैग्नीट्यूड हमें लेना है तो माइनस के चक्कर में नहीं पड़ना है हमें, तो -3/4। मास कितना दिया है इसका 100 और v कितना दिया है आपका 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेना, उस v को यहां पर रखना, आपको सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आएगा 3 जूल के अराउंड आएगा। सो गाइज ये क्वेश्चन हमारा SHM चैप्टर से है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स ऑसिलेशन। तो यार ऑसिलेशन जब भी कोई SHM कर रहा है उसकी जनरल अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखे तो क्या लिख दें, a sin ओमेगा t प्लस फाइव, कुछ ऐसा होता है ना। अब आप ये बताओ कि यहाँ पे जो इक्वेशन हमें गिवन है y इज इक्वल टू a नॉट प्लस a sin ओमेगा t प्लस कितना है b cos ओमेगा t, कुछ ऐसा दिया हुआ है। इस a नॉट को अगर मैं इधर ले जाऊं तो इसको y माइनस a नॉट लिख देता हूं। मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है y डैश। ओके, सो ये किसके बराबर आएगा, a sin ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। अब मान लो दो SHM है, उनका यहाँ पे सुपर इम्पोजिशन होने के बाद हमें ये मिल रहा है। अब हमें इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है। ठीक है, अब निकालने का तरीका क्या है, आप ये देखो, ये आपका इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये मेरा है a sin ओमेगा टी, ये मेरा हो जाएगा b कॉस को क्या लिख सकता हूं, sin 90 प्लस थीटा ना, तो sin 90 प्लस ओमेगा टी ले लेता हूं। तो मतलब अगर मेरा इसका इस वाले का अगर एम्पलीट्यूड यहां पे, ठीक है, तो ये वाला इससे 90 प्लस ओमेगा टी है, इससे 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो मतलब b वाला जो एम्पलीट्यूड होगा वो कहां आएगा, कहीं यहां पे आएगा। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट आप निकाल लो। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे हैं तो डायरेक्ट लिख दो ना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन 2 है यहाँ पे। सो गाइज ये क्वेश्चन हमारे रे ऑप्टिक्स का है। टू सिमिलर थिन इक्वी कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ ईच, मतलब हमारे पास दो इक्वी कन्वेक्स लेंस है, दोनों का ही फोकल लेंथ सेम दिया हुआ है f, are kept coaxially in contact with each other such that the focal length of the combination is f1। मतलब क्या है कि आपको ऐसा दिया हुआ है कि एक आपका इक्वी कन्वेक्स लेंस ये है, ठीक है, दूसरा दोनों कुछ ऐसे कांटेक्ट में एक दूसरे के रखे हुए हैं, और इस कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ दिया हुआ है आपको f1 दिया है। इसका फोकल लेंथ कितना है f, इसका भी फोकल लेंथ आपको f दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि कभी भी लेंसेस कांटेक्ट में होते हैं तो जो रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन होता है उसका फोकल लेंथ हम कैसे निकालते हैं, ऐसे 1/f1 प्लस 1/f2 सो ऑन, जितने भी लेंसेस हैं। तो यहां पे इसका इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ आपको f1 दिया है, पहले वाले का फोकल लेंथ f, तो 1/f प्लस 1/f होगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 2/f। लेट्स से दिस वन इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हेन द स्पेस बिटवीन द टू लेंसेस इज फिल्ड विद ए ग्लिसरीन। ठीक है, ग्लिसरीन से इनके बीच के जो स्पेस था उसको फिल कर दिया है, और ग्लिसरीन का यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1.5 दिया हुआ है, और इन लेंसेस का भी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको ध्यान हो तो 1.5 ही होगा। देन द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज f2। तो सेकेंड केस में क्या किया है कि ये सेम दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन ऐसे ही है एज इट इज, ये आपके लेंसेज दोनों ऐसे ही हैं, बट अब इनके बीच में उसने क्या कर दिया, ग्लिसरीन फिल कर दिया। तो मान लो ये आपका ऑरेंज वाला क्या हो गया, ग्लिसरीन हो गया। तो यहां पे अब आपको तीन लेंसेज दिख रहे होंगे, पहले तो दोनों आपको पता ही है, थर्ड लेंस क्या हो जाएगा, ये आपको कुछ कनकेव जैसा दिख रहा होगा। ठीक है, कनकेव लेंस, इसके अंदर ग्लिसरीन है। ये बताओ यार, इनका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, आपका 1.5 है, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और इसके अंदर जो ग्लिसरीन है उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है। तो एंड वन मोर थिंग गाइस, इनका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है सबका सेम है। इक्वी का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। तो देखो इसका भी r है, इस साइड का भी r है, इधर का भी r, इसका भी r, तो मतलब इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r होगा, इसका भी r होगा। इसका मतलब तीनों के तीनों लेंसेज का जो फोकल लेंथ है वो सेम रहेगा, बट कनकेव का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव में होता है। तो इनका फोकल लेंथ f था, इसका क्या होगा, -f होगा। तो यानी कि यहां पे मैं लिख सकता हूं इसका फोकल लेंथ f, ठीक है, ग्लिसरीन वाले लेंस का कितना, -f, और इस वाले का क्या होगा, f। अब इस कॉम्बिनेशन का हम फोकल लेंथ निकालते हैं तो 1/f2 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है दिस वन इज इक्वल टू 1/f, सेकंड वाले का -1/f, थर्ड वाले का 1/f। तो ये कितना आ गया, दिस वन इज इक्वल टू 1/f। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। एंड वी हैव टू फाइंड आउट हियर द रेशियो ऑफ f1/f2। तो यार दोनों को डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, दोनों को मैं डिवाइड दे रहा हूं, तो मैं क्या लिख रहा हूं, चलो
1/f1 डिवाइड बाय 1/f2, या फिर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम यहाँ पे। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं ना यहाँ पे। तो बताओ f1 की वैल्यू कितनी आ रही है, f1 की वैल्यू अगर देखोगे तो f/2 आ गई, f2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया सिंपली f। अब दोनों को डिवाइड दे दो, f1/f2, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ f1/f2, तो कितना आ गया, ये f/2 हो गया और ये कितना हो गया f, तो f से f कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1/2 आ गया। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन 2 होगा। सो गाइस इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस फिल्ड इन ए कंटेनर वुड लीड टू, तो मतलब कोई कंटेनर है जिसमें गैस फिल कर रखा है हमने, उसके टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या चेंजेस आएंगे, यार मास में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड में क्या बोल रहा है, थर्ड देखते हैं पहले, डिक्रीज इन इट्स प्रेशर, जबकि अगर आपको पता है पीवी इज इक्वल टू हम क्या करते हैं एनआरटी, और हम यहाँ टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे भाई साहब बोल रहे हैं कि प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, ये भी गलत है। लास्ट में देखो डिक्रीज इन इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि गैस को हम कंप्रेस वगैरह तो कर नहीं रहे, ठीक है, वहां पे वॉल्यूम ऐसा तो है नहीं कि उसको डिक्रीज करा रहे हैं, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा कि भाई सिंपल सी बात है यार, टेम्परेचर बढ़ा रहे तो गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ रही होगी, U इज इक्वल टू क्या होता है F/2nRT, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही होगी मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा हमारा यहाँ पे। सो गाइस ये क्वेश्चन देखो आपका मॉडर्न फिजिक्स से है, an electron is accelerated through potential difference of 10,000 volt, it's de Broglie wavelength, तो हमें de Broglie wavelength बोला है। एंड गाइस 2022 के आई थिंक 2020 के पेपर में भी सेम ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला होता है ना 12.27 डिवाइडेड बाय √v एंगस्ट्रॉम, दिस इज द फॉर्मूला ना which you can use to get the value of lambda। अब आप ये बताओ यार कि यहाँ पे lambda ये 12.27 एंगस्ट्रॉम को चलो 10⁻⁻10 मीटर से रिप्लेस कर देते हैं, और v की वैल्यू कितनी है 10,000, यहां पर रख देते हैं, ये कुछ ऐसा है। ओके यार इसको सॉल्व करने पे आप खुद बताओ, ये आ जाएगा आपका 12.27 इंटू 10⁻⁻12, तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन 2। सो गाइज यहाँ पे आपको एक कॉपर रॉड दिया हुआ है जिसका लेंथ 88 सेंटीमीटर है, एंड एन एल्युमिनियम रॉड ऑफ अननोन लेंथ, तो हमें एल्युमिनियम रॉड का लेंथ नहीं पता है, ठीक है, हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर द लेंथ ऑफ एल्युमिनियम रॉड। तो यार क्या बोल रहा है कि दोनों का जो लेंथ में जो इंक्रीमेंट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यार ये उस क्वेश्चन की बात कर रहा है जिसमें होता है ना कि दो रॉड है, ठीक है, दो रॉड दिए हैं बच्चों, दोनों का कुछ ना कुछ लेंथ है, ओके। अब वो आपसे ये बोल रहा है कि यार दोनों का जो लेंथ का जो डिफरेंस है ना वो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, मतलब कितना भी टेम्परेचर आप बढ़ा लो दोनों के लेंथ को अगर आप डिफरेंस लेते हो तो हमेशा सेम आ रहा है। तो गाइज वो तभी पॉसिबल होता है जब दोनों में जो चेंज इन लेंथ की जो वैल्यू है वो क्या रहे, सेम रहे, मतलब जो सेम टेम्परेचर के लिए दोनों में सेम इंक्रीमेंट होगा तभी ये पॉसिबल है। तो यहां पे इसने बोला ना कि एक कॉपर रॉड ऑफ 88 सेंटीमीटर एंड an aluminum rod of unknown length have their increase in length independent of increase in temperature, ठीक है, तो मतलब दोनों का जो इंक्रीज इन लेंथ है वो इंडिपेंडेंट है इंक्रीज इन टेम्परेचर के, तो मतलब दोनों में जो चेंज इन लेंथ आ रहा है वो सेम आ रहा होगा फॉर सेम चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल एल की वैल्यू होती क्या है, डेल एल की वैल्यू होती है एल अल्फा डेल टी, तो दोनों के लिए बराबर कर दो, तो पहले वाले के लिए क्या होगा आप ये बताओ, L1 उसको ऐसे लिख देते हैं L1 अल्फा 1 डेल टी, और क्या होगा L2 अल्फा 2 डेल टी। तो खैर दोनों के चेंज इन टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा, इनको हटा दो L1। तो मान लेते हैं L1 हमारे कॉपर का है, तो कॉपर का लेंथ कितना दिया है 88 दिया है, अल्फा की वैल्यू आपको कितना यहाँ पे कॉपर का दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। L2 की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है एल्युमिनियम की, और यहाँ पे अल्फा 2 कितना दिया हुआ है 2.2 10⁻⁻5, और यहाँ पे जो हमारा चेंज इन टेम्परेचर है दोनों साइड कैंसिल ही हो गया, इससे बस L2 की आप वैल्यू निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू 68 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा यहाँ पे हमारा। सो गाइस इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है पिक द रॉन्ग आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट विद रेनबो। तो गाइस रेनबो से रिलेटेड यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए, हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन सा वाला गलत है इसमें। सो गाइस व्हेन द लाइट रेज undergoes two internal reflections in a water drop a secondary rainbow is formed। तो गाइस बिल्कुल सही बोल रहा है कि भाई अंदर टू रिफ्लेक्शंस होते तब जाके रेनबो हमारा फॉर्म होता है। उसके बाद देखो द ऑर्डर्स ऑफ कलर्स इज रिवर्स्ड इन द सेकेंडरी रेनबो, ऑब्वियसली सेकेंडरी रेनबो में जो कलर होता है रिवर्स्ड होता है। नेक्स्ट में क्या दिया है
An observer can see a rainbow when his front is towards the sun. Guys, ये आपका incorrect statement है, तो हमें incorrect find out करना था, तो आंसर सी होगा, बिकॉज अगर यहां पे अगर ऑब्जर्वर अगर सन की तरफ खड़ा होगा मुंह करके, तो उस केस में उसको रेनबो नहीं दिखाई देगा. ठीक है. लास्ट में क्या दिया है, रेनबो इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्सन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. बिल्कुल सही है. तो आपका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन 3 है यहां पे. फाइनली गाइज, आज के जितने भी क्वेश्चंस थे हमने प्रॉपरली डिस्कस कर लिए हैं. अब आपको बस ये करना है कि इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि कौन से चैप्टर का कितना ज्यादा वेटेज है. ठीक है, इसका आइडिया लग गया होगा, और साथ के साथ आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके नीट में पूछे जाते हैं. तो प्रॉपरली इन क्वेश्चंस को आप एक बार और अच्छे से देख लेना. और हाँ, आपको मजा आया हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल था, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, और साथ के साथ सेशन को लाइक भी कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना. ठीक है जी, चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव फन.